एक छोटा सा मैसेज, बहुत लोग इसे डर सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ, और रोज खुद से लड़ना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। तो ये जाके इसके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक वो थोड़े जो बोरिंग सजेशंस होते हैं वही कई बार काम कर जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी, आपको एक कंटिन्यूस लेवल पर तैयारी करते रहना चाहिए, नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रिविजन और प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, तो रिविजन और प्रैक्टिस बहुत बोरिंग चीजें होती है, पर आखिरकार आई थिंक वही काम सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और स्टूडेंट उसको छोड़ के भागते हैं और आंसर राइटिंग भागते हैं। सो व्हाट मैसेज? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका गाइड ओजांग। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वॉइस क्लियर है मेरी। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज क्लियर है तो मुझे सबसे पहले बताएं कि यस सर, वॉइस क्लियर है और हम आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। Hello all of you. So we are going to start UPSC syllabus analysis. UPSC syllabus analysis बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और आज मैं आपसे सोशल इश्यूज यानी जीएस पेपर 1 के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों इससे 7 चीजें आप बहुत आसानी समझ पाएंगे। जैसा कि इससे पहले की क्लास जो शुरू मैंने की उसमें मैंने आपको बताया कि सिलेबस एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एनालिसिस बेसिकली पहली शर्त है आपके और यूपीएससी के बीच में कम्युनिकेशन करने का। सिलेबस समझा जाता है, सिलेबस एनालिसिस किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। उसके अंदर जो छुपे हुए शब्द हैं उसकी हमें व्याख्या करनी होती, पहला। दूसरा, न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़े बिना यूपीएससी में आपका सफर ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो न्यूज़पेपर में मुझे क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पर मुझे ये भी बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग। पेपर के हिसाब से आंसर का जो टेम्परामेंट है वो लगातार बदल जाता है। तो यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि मुझे एक ही टॉपिक पे अलग पेपर के हिसाब से अलग प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीजों का, और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजों का जो हमें जवाब मिलता है वो हमें मिलता है सिलेबस एनालिसिस से। लेकिन ये वर्ड है एनालिसिस, यानी यहां टीचर के साथ जुड़कर आप एक एक शब्द के अंदर आने वाले जो दायरे हैं उनको आप समझने की कोशिश करते हो कि सिलेबस के किस पार्ट पे मुझे क्या टेम्परामेंट रखना है, कैसे मुझे इसके अलग अलग पार्ट्स को करना है। और इसमें हमें सबसे ज्यादा मदद करता है जब हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमारे सामने चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। तो दोस्तों अब सोचना किस बात का है, अब हम यहां अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, सिलेबस एनालिसिस शुरू करते हैं, डिस्कशन को लेकर आते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी। पेन और पेपर चाहिए जहां पर मैं डिस्कशन करता जाऊंगा और उस पॉइंट्स को आप लिखते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको आईएएस बनना है तो पहली शर्त है सिलेबस एनालिसिस, और इसके बिना आपका सफर जो है, इस पूरे जो दौर है, इसमें बिल्कुल अधूरा है। आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर सिलेबस के साथ आपकी तैयारी नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता सकता हूं कि अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे वादा किया था कि हिंदू क्विज और हिंदू का एडिटोरियल शुरू किया जाएगा, तो आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे, ओजांग जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। तो अब सोचना किस बात का, अब जो है वो एक जबरदस्त तरीके से हम आ रहे हैं। और यहां पर आपको तैयारी, कितने लोगों ने हिंदू एडिटोरियल की क्लास देखी है? कल से उसमें हम आंसर राइटिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। कितने लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया और अपने मार्क्स को एनहांस किया? अगर तैयार हैं तो आप ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें। कौन से? आईएएस विद ओजांग सर का चैनल, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दूसरा ओजांग जीएस एनसीईआरटी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे टीचर जो बेहतरीन चीजें आपको बता रहे हैं वो आपकी पूरी की पूरी तैयार होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम जो है आज का सफर शुरू करते हैं। और जैसे पोलिंग चल रही है और वहां पर कई बच्चों ने कहा है कि 11 फरवरी के लिए फाउंडेशन बैच में रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको मैं बताता चलूं, राइट,
कि ओजांग आईएएस ने एक ऐसे बच्चों का ग्रुप जो बहुत अधिक पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उनके पास लाखों रुपए, 1.5 लाख, 2.25 लाख रुपए देके नहीं पढ़ाई कर सकते, और वो प्री प्लस मुख्य परीक्षा यानी कि प्री कम मेंस जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2024-2025 है, राइट, वो सभी 600 मतलब पूरे साल का एक लेक्चर, और सारे टीचर्स अब आना शुरू करेंगे, यानी यहां पर जो फेज हमारा शुरू हो रहा है, सभी टीचर्स जो इसमें पढ़ाएंगे, 7 से ज्यादा लेक्चर जो टीचर्स हैं, देश की जानी मानी फैकल्टीज हैं, वो अपने लेक्चर डिलीवर करेंगे और आपको वहां समझ में आएगा कि इसको कैसे तैयार करना है। तो जैसा कि लास्ट हमने संडे जो किया, उसके बाद कई बच्चे उसमें भी रह गए, तो लास्ट अंतिम जो है 300 सीटों के लिए यहां एडमिशन लेने का एक और सुनहरा मौका है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, जो दिया गया फॉर्म है इसको जो है भर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो ये फीस 5,999 है केवल, और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज फॉर्म भरें, इसके साथ साथ जुड़ें, और या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और कई लोगों ने कहा कि सर टीम कहां है, कौन से टीचर हैं? सारे टीचर्स अब आपको डेमो अपनी क्लासेस देना शुरू करेंगे। जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री की क्लासेस का डेमो शुरू हो जाएगा। डेमो कहां मिलेगा? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आपके पास डाउनलोड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों आप लोग ये चाहते हो कि आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे वो एक जीरो से हीरो बनता है, सिलेक्शन से पहले जो उसको डर होता है उससे वो कैसे जो है वो फियर से काबू पाता है, कैसे उसने आपकी तरह तैयारी शुरू की होगी, फेलियर का डर होगा, समाज का प्रेशर होगा, कैसे उसने अपने आप को तैयार किया, लड़ा और वो आईएएस ऑफिसर बना। आईएएस ऑफिसर में आखिर ऐसी लबासना में कौन सी ट्रेनिंग होती है जो आपको बदल के रख देती है, जो आपको एक बहुत बड़ा विजन देती है। आप एक इंट्रोवर्ट होते हैं, डर रहे होते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते, अचानक से आपकी व्यक्तित्व में वो चेंज कैसे करते हैं। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं और आईएएस ऑफिसर के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैच है, राइट। और सुविज्ञ चंद्रा जो आईएएस हैं इस समय, उनकी 7 डेज की फ्री क्लासेस चल रही हैं। जी हां, आज 3rd डे है। अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े तो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें या दिए गए नंबर पे कॉल कर लें कि मुझे ऑफिसर के साथ जुड़ना है, एक आईएएस के साथ जुड़ना है, जो ट्रेनिंग मुझे समझनी है कैसे होती है और कैसे मैं भी इस प्रेशर को डील कर सकता हूं, इस फियर को डील कर सकता हूं। मेरे सामने भी जब जो है वो डर मेरे सामने आएगा, समाज का डर आएगा, पैसे की चिंता होगी, तो कैसे मैं लड़ते हुए अपने आप को एक अधिकारी के व्यक्तित्व में कन्वर्ट कर सकता हूं। और ये बात कौन ज्यादा अच्छा बता सकता है? ये वो बता सकता है जो इस समय उस ट्रेनिंग से गुजर रहा है, वो जिसने प्री का प्रेशर फील किया, जिसने मेंस का प्रेशर फील किया, अपनी आंसर राइटिंग को सुधारा, जो फेल हुआ और फिर वहां से वो निकला और अधिकारी बना। आज वो देश भारत दर्शन कर रहा है, वो एक जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजर रहा है, उसकी पर्सनालिटी में चेंज हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी भी आप जो है वो क्लासेस कर सकते हैं। कल भी इनकी 11:30 बजे लाइव क्लास है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, 1-to-1 बात करना, साथ ही साथ प्री कैसे क्रैक करना है, जो कि सभी बच्चों के लिए आज की डेट में सबसे मुश्किल हालात पैदा करता है। प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है, हर सब्जेक्ट पे वो आपको क्रैक करने के तरीके बताएंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे कहां से पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा जो है वो शुरुआत करनी है। तो आप क्या करेंगे? ओजांग एनी टाइम लर्निंग टोटली फ्री है सभी के लिए, आईएएस के साथ 7 दिन, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जीरो से शुरू करता है और हीरो बनता है। आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। सोचना किस बात का है? तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, या दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो मुझे ये क्लास कहां मिलेगी। तो अभी ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों। क्लियर है? तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपको परिवर्तित करने का, आपके अंदर वो चीजें लाने का, लबासना की ट्रेनिंग को समझने का कि आखिर वहां ऐसा क्या करते हैं कि इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। मजा आएगा। और जैसे अभी किसी ने पूछा कि फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है फाउंडेशन बैच की तारीख है 27 फरवरी, और अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया। जैसे 52% लोगों ने कहा कि नहीं हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अंतिम 300 सीटें उनके लिए मौजूद हैं। प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस, बाइलिंगुअल बैच है। क्लियर? जैसे ज्योति पटेल ने लिखा है, सर आई ज्वाइन दिस ऑफिसर्स क्लास एवरी डे। ज्योति आप मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सुविज्ञ सर के साथ जुड़ने का, और जो वो बता रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, जो जोश आता है, वो कैसा है आपका एक्सपीरियंस? राइट। और ओजांग आईएएस एकेडमी हर कोशिश करती है कि आप मोटिवेट रहें, अपने टारगेट पे फोकस करें और दुनिया को दिखाएं कि अगर आपने कुछ सोचा है तो आप उसको पा सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच 2 मार्च से शुरू हो रहा है, आपको डेट्स बता दी गई हैं।
2 मार्च से ये बैचेस शुरू हो जाएंगे। बी द पार्ट ऑफ दिस और इसका हिस्सा बन जाइए, अब पूरी ताकत इसमें झोंक दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सिलेबस एनालिसिस की, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण चीजों के बारे में मैं आपसे और लगातार चर्चा करता रहूंगा। सवाल यह है कि सिलेबस क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। और जैसे कि ज्योति कह रही है बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है सर, बहुत लोगों ने कहा आई ज्वाइन द क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक आईएएस ऑफिसर की क्लास नहीं ज्वाइन की है तो बी द पार्ट ऑफ दिस, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। वो अपने आप को भी बदल रहे हैं और उस बदलाव को आप बहुत करीब से देख सकते हैं, तो बी द पार्ट ऑफ दिस। और क्या होगा, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे सुबह 11:30 बजे फ्री लाइव क्लास एक आईएएस के साथ पढ़ने का बड़ा मजा आएगा। और 1-2 दिन नहीं, 7 पूरे दिन, आप हफ्ते भर बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। कैसे प्री क्रैक करना है, कैसे खुद को तैयार करना है, कैसे आपने प्रेशर डील किया, मैं भी वैसे डील करूंगा, मैं भी आईएएस बन जाऊंगा। तो बहुत कुछ मजा आने का सेगमेंट है। और जैसे कि नेहा ने लिखा है कि सर के साथ बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वंडरफुल। ये एक्सपीरियंस आपका भी हो सकता है और मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि आप सफल हों, दुनिया को दिखाएं कि आपके अंदर जो लोहा है वो जबरदस्त है। आप यहां हारने के लिए नहीं आए हैं, आप हार मान लेने के लिए नहीं आए हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। और चाहे कितनी भी मुश्किल आए आप जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करता हूं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये जो 1750 नंबर है जो जीएस पेपर 1 का पार्ट है मेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन का भंडार, आंसर का भंडार, प्रैक्टिस का भंडार आपको कहां मिलेगा? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। आपके फोन में 2 ऐप होनी चाहिए, ओजांग एनी टाइम लर्निंग और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ओटीपी जिसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए, और यहां पर ढेर सारी फ्री क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। इसमें आप जब जाएंगे मेंस में तो यहां पर पेपर 1 का असाइनमेंट मैंने डाल रखा है, देखते हैं आप में कितना दम है। क्या करना है आपको, यहां टीचर्स के असाइनमेंट है, ये रहा सोशल इश्यूज का असाइनमेंट। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। और ये मैंने क्लिक किया और जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज पे, पहले सिलेबस समझने से पहले क्वेश्चन समझते हैं। और कितने लोग यहां पर आप जा सकते हैं, यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, टीचर के साथ बात करते हैं। कहिए तो मैं इस मेंस की क्लास करा दूं, मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में करें, बताएं कि हां सर इन क्वेश्चंस की आप क्लास करा दीजिए। कितने लोग हैं जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ और मेंस को सर पे टक्कर देके मारेंगे, खत्म करो। कितने लोग चाहिए, कितने लोगों को ये चीज चाहिए कि सर ये जो क्वेश्चन है हमें टीचर के साथ इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दीजिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, जितनी ज्यादा पोलिंग होगी, मैं उसको जल्दी जल्दी शुरू करा दूंगा। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस किसके किसके पास डाउनलोड हो गया है? जल्दी डाउनलोड करो, इसमें बहुत ढेर सारे फ्री टेस्ट हैं। और अगर आप टेस्ट नहीं अभी दे पाए हो तो सब फिर बहुत लफड़ा है, और ये फ्री है यहां पे। चलिए, क्योंकि जब तक तुम ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लगाओगे, मेंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब कुछ केवल और केवल थ्योरी है। और थ्योरी से अकेले सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ही प्रैक्टिकल है, ये जिंदगी ही प्रैक्टिकल है। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, कम ऑन देखते हैं कितने थके हुए लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। और डर है तो मुझे बताओ, ओजांग के पास हर चीज का जो है सॉल्यूशन है। हाँ जी, मुझे अभी भी कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कम ऑन कीप इट अप, तभी तो मैं शुरू करूंगा। केवल यहां राम कथा सुनने आहा वाह वाह करके चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत टफ लड़ाई है, बहुत टफ लड़ाई है। सुबह के सर ने बताया कि सिलेक्शन से पहले तोड़ देने वाली, डिप्रेशन तक पहुंचाने वाली दर्द से गुजरना पड़ा था। चेहरा एकदम काला पड़ चुका था, आंखों के एकदम नीचे धंस गया था गड्ढा। वो डर, वो चीजें, वो बहुत भयानक हैं। कभी उनसे पूछा सुबह के सर से, जो आईएएस की क्लासेस चल रही हैं, सर आपके साथ क्या हुआ था? पूरे एकदम होंठ सूखे रहते थे, इतना डर। हम सभी को इसी डर से गुजरना होता है। लेकिन जो लोग डर कर बैठ जाते हैं वो इस गेम से बाहर हो जाते हैं। जो लड़ लेते हैं ये गेम उनका हो जाता है। वो कब जीरो से हीरो बन जाते हैं कानो कान खबर नहीं होती है। तो उनसे सीखो लड़ाई लड़ना, उनसे सीखो अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आना, और उनसे सीखो कि असंभव, इम्पॉसिबल से कैसे कहलवा दें आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। अगर ये बात तुम सीख गए तो जिंदगी तुम्हारी है। जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, जिंदगी में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। लेकिन जो डर कर बैठ जाते हैं, जो अपने डर को अपने से बड़ा समझ लेते हैं, वही जिंदगी में हार जाते हैं। उनका टैलेंट धरा रह जाता है, टैलेंट की यहां कोई कदर नहीं होती है। सवाल यह है कि टैलेंट दिखाने का तुम्हें मौका मिलता भी है कि नहीं।
अगर मिलता है तो दिखा दो उसे। सीखो उन लोगों से जिन्होंने लड़कर जीत हासिल की है। ये तुम्हें जिंदगी में वो सिखाएंगे जो 50 किताबें भी नहीं सिखा सकती। अभी भी मौका है, कल सुबह 11:30 बजे उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइट और यहां पर हम आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो, तब मैं सिलेबस पर आऊंगा, सिलेबस तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि कोई भरोसेमंद अगर दमदार लड़का हो तो इसके बारे में लिखे, समझो। पेपर का नाम है जीएस पेपर 1, सोशल इश्यूज। क्या है? सामाजिक मुद्दे। 2 सेगमेंट है, बड़े ध्यान से समझते जाना और लिखते जाना, मजा आएगा। आज से तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम एग्जाम बेटा कौन सा देने जा रहे हो, जरा इस पे बात करते हैं, शुरू करें, ठीक है, उजांग की स्टाइल में। तो तुम्हारा पेपर 1 का जो सिलेबस एनालिसिस है, पेपर 1 को हम लोग बोलते हैं सामाजिक मुद्दे या सोशल इश्यूज। सामाजिक मुद्दे, इश्यूज, सोशल इश्यूज, ठीक है। बड़े ध्यान से समझते जाना, मजा आएगा। सवाल है कि समाज क्या है, सोशल क्या है, ठीक है, सोशल क्या है, समाज का हिस्सा क्या है, इशू क्या है। इशू जरा अंदाजा लगाओ, मेरे साथ समझने की कोशिश करो, एक एक शब्द को समझो। यूपीएससी ने इसको क्यों रखा है। एग्जाम कौन सा देने जा रहे हो? यूपीएससी का। क्या बनोगे? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। कहां काम करना होगा? सोसाइटी में काम करना होगा। किसके लिए काम करना होगा? सोसाइटी के लिए काम करना होगा, इसी समाज के लिए काम करना होगा। जब तुम कुछ काम करने जाओगे, विरोध कौन करेगा? ये समाज करेगा। समर्थन कौन करेगा? ये समाज करेगा। रेजिस्टेंस कौन करेगा? ये समाज करेगा। जब तुम जाकर किसी से को समझाओगे, देखो इस बेटी को पढ़ने दो, इसकी शादी मत करना 18 से पहले, तो तुम्हारे सामने ऐसे करेगा, हट, बाप दादाओं के जमाने से लड़की को पढ़ाएंगे, कहां से दहेज लेकर आएंगे, अरे 12-13 साल की होने दो, अभी शादी कर देते हैं। तुम डीएम हो, बैठो मेरे साथ, सोचो, तुम डीएम हो, सरकार ने कहा है बालिका वधू नहीं होनी चाहिए, हमारे संविधान में है, हमारे लिए बहुत, हमारे डीपीएसपी का पार्ट है कि लड़की को पढ़ने का हक होना चाहिए। लड़का और लड़की में हमने अंतर नहीं किया। हमारे संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के मर्द, हम भारत की औरतें नहीं। तो मौका तो है उसके पास, संविधान प्रदत्त अधिकार है उसके पास, संविधान ने तो अधिकार दे दिया, समाज अधिकार क्यों नहीं दे रहा है? समाज ने कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून तो बना दिया, समाज उस कानून को लागू क्यों नहीं होने दे रहा है? उसकी मान्यताएं, उसकी रूढ़ियां, उसकी सोच, उसकी मजबूरियां। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा, एक वास्तविक सत्य है। मां बाप सोचते हैं कि लड़की ज्यादा उम्र की हो जाएगी, ज्यादा पढ़ेगी तो उसके लिए रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता मिलेगा तो उसको देने के लिए दहेज नहीं होगा। यह आज हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। हम इसको लाख कुरीति कहें, लाख कानून बना ले, लेकिन आप भी और हम भी जानते हैं कि यह प्रैक्टिस में है। अब जरा मामले की गहराई समझो, अब जरा मामले की गहराई समझो और समझो कि कैसे तुम्हारे सामने चैलेंज आ रहा है। तुम डीएम हो, सरकार ने कहा तुम्हारे जिले में एक भी बच्ची की कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार है, और कम से कम उनका शरीर तो विकसित हो पाए, वो मन और शरीर से विकसित हो पाए, 18 साल से पहले शादी नहीं। अब तुम पहुंचे, यूथ हो, परिवर्तन की आग है तुम्हारे अंदर, लेकिन समाज का रंगमंच उस संविधान की किताब से अलग चलता है। ये समाज जो है, इसकी जमीन उतनी पथरीली नहीं, यहां दलदल है, पैर रखोगे धंस जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गए। तुम आए, तुमने कहा, बड़ी बड़ी बातें की, ये रहा लॉ, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, तुम मत करो, उसने विरोध करना शुरू कर दिया। तुमने कड़ाई की, समाज इकट्ठा हो गया। भारत में यह समाज क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, नेतागिरी, राजनीतिक रुझान खड़ा हो गया। तुम्हारे पतले फूके जाने लगे, अरे ये डीएम अत्याचारी है, तो झूठा केस तुम्हारे ऊपर ही बात आ गई। तुम तो चले थे सामाजिक परिवर्तन करने, तुम्हारे ऊपर ही क्वेश्चन उठा दिया। नेता आके इकट्ठा हो गए, धरना दिया जाने लगा। तुम्हारी जो है वो क्या हुआ, लोकतंत्र है, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, तुम लाठी नहीं चला सकते, तुम्हारा ही पुतला बना के उस पर पत्थर फेंके, जूते फेंके जाने लगे। तुम सोच रहे होगे, अरे मैं तो संविधान के अंतर्गत जो बात कही गई है, जो सरकार ने आदेश दिया, मैं उसको पूरा कराने निकला था, और यह बिल्कुल सही बात है कि उस बच्ची को भी उस लड़के के बराबर पढ़ने का हक मिलना चाहिए था। क्या गलत है? हम तुम क्लास में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तुम डीएम बनकर उतरोगे तो इसी समाज का तुम विरोध करोगे। जिस समाज को तुम बदलने चले हो वही तुम्हारा विरोध करेगा, तुम्हारे सर्वनाश के पीछे लग जाएगा। कोई एक लालची नेता आएगा,
वो अपने ग्रुप के लोगों को, अपने समूह के लोगों को इकट्ठा करेगा, तुम्हारे जो है ऐसी तैसी करना शुरू कर देगा। अब तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, एक बहुत बड़ा एथिकल युद्ध शुरू हो जाएगा, एक बहुत बड़ा नीतिगत युद्ध शुरू हो जाएगा। एक तरफ दबाव होगा और एक तरफ तुम्हारे कर्तव्य होंगे और बीच में तुम होगे। चक्की चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्ति तो पीस के खत्म कर दिया जाएगा। एक तरफ वो दबाव, एक तरफ कर्तव्य। कर्तव्य से विमुख होता हूं तो अपना चेहरा नहीं देख सकता, और उस दबाव में आ जाता हूं तो परिवर्तन नहीं कर सकता। कहां जाऊं, क्या करूं? ऐसी कंडीशन में व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं। जो परिवर्तन के लिए एडमेंट होते हैं, करना है तो करना है, मेरा कंसेंट कह रहा है ये सही है, उस बच्ची को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, 18 साल से कम उम्र में उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे संसार मेरा विरोधी क्यों ना हो जाए। लेकिन वो विरोध से टकराता नहीं है, वो विरोध के बीच में से रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि टकराने वाला योद्धा होता है। आईएएस ऑफिसर को सिखाया जाता है कैसे तुम विरोध से भी रास्ता निकाल लेते हो, बिना किसी को डिस्टर्ब किए भी अपनी बात मनवा लेते हो। जो उसकी कला होती है बातचीत की, कि वो दुश्मनों से भी क्या करवा देता है, हामी भरवा लेता है। यही कला ही तो यूपीएससी की कला है। तो ये जो विरोध का रंगमंच है वो तुम्हारा समाज है। ये जहां पर भी विरोध होगा ये तुम्हारे समाज में होगा। तो इसको समझने का नजरिया बड़ा जरूरी। तो यूपीएससी सिलेबस में पहली बात क्या करता है, शुरुआत करते हैं, कहता है ये जो रंगमंच है, जहां विभाजन है, जहां फॉल्ट लाइन है, जहां आदमी मानव तो है लेकिन इस पहनावे पे भी क्या हो जाता है, इस पहनावे पे भी विभाजन है, इस बोलने पर भी विभाजन है, खाने पे विभाजन है, पूजा पद्धति इबादत पे भी विभाजन है, जातियों पे विभाजन है। कल का पेपर की हेडलाइन उठा के देख लो, पूरा देश इस समय परेशान घूम रहा है, पूरा देश परेशान घूम रहा। बोलो हां या ना? सफाई देनी पड़ गई आज जो है वो संघ प्रमुख के बयान पे, हां या ना? मुझे बताओ, पढ़ा? पूरे देश में बवाल चल रहा है। सही कौन है और गलत कौन है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। इस देश में तो ऐसी हालत है कि तुम सही भी नहीं बोल पाते हो, गलत की तो खैर बात छोड़ दो, सही बोलना भी मुश्किल है। तो अब ऐसी कंडीशन में सवाल है कि तुम्हारे सामने यूपीएससी क्या रखेगा इस सिलेबस में। अंदाजा लगा लो, तुम्हारे सामने रखेगा मुद्दे। मुद्दे मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दे गर्म होते हैं। मुद्दे वो होते हैं जिनका समाधान खोजना एक दूरदृष्टि की बात होती है। घटनाएं सामने होती हैं, घटनाएं सामने होती हैं। कल जो संघ प्रमुख ने बात कही वो घटना थी, लेकिन उस बात के पीछे जो तर्क है वो मुद्दा है। जो बात कही वो घटना है, लेकिन उस घटना के पीछे जो सही और गलत को जांचने की प्रकृति वो मुद्दा है। ये बात आप समझ के रखना। तो यूपीएससी कहता है क्या तुम मुद्दों को पकड़ सकते हो? अगर हां तो आ जाओ। तो मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दों में सही और गलत की राय रखना बड़ा गलत। अब जरा मुझे बताओ, कल जो उन्होंने बात कही पूरे देश में बवाल मच गया, हां या ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अखबार? अडानी वाले केस में कोई कह रहा है सब पैसे लेके भाग गया, कुछ लोग कह रहे हैं हिंडनबर्ग ने भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। तो ये क्या है? ये मुद्दा है। अब मुद्दे में तुम कहां अपनी राय रखोगे? इस मुद्दे में वही रहेगा जो विश्लेषण करने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर एनालिसिस पावर होती है। यह बात ध्यान रखना। यानी वो चीजें जो सीधी सीधी नहीं है, यानी वो चीजें जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य और दबाव के बीच में ले जाके खड़ा करती हैं, वो मुद्दे कहलाते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इसी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इसी चीज के लिए बनाया गया है कि स्टूडेंट के सामने वो पासा फेंक देते हैं कि भैया सीधी सीधी नहीं करना है। हमें आदत होती है यूनिवर्सिटी में घटनाएं पढ़ने की, घटनाओं के बारे में वर्णन करने की, इवेंट्स के बारे में। और यूपीएससी ने सीधे सीधे सिलेबस की पहली लाइन रखी सोशल इशू, यानी इस समाज में जो ये अजीबोगरीब कैरेक्टर के लोग हैं। कोई कह रहा है एक बिरादर में शादियों पे मार दो, अपनी बेटी को मार दिया, ऑनर किलिंग। बोलो नहीं होता है, नहीं होता है। लड़का लड़की दोनों उसी की संतान है। लड़की बाहर, क्या लड़की कैसे जाएगी स्कूल? हमारी छोरी ना पढ़े, लड़की अंदर बैठेगी। हां या ना? गलत है, समाज में नहीं हो रहा है। लड़की ने कहा बाबूजी मैं भी आईएएस बनना चाहती हूं, पढ़ना चाहती हूं। और जा बेटी तेरा पति पढ़ाएगा। अच्छा,
बाप तुम हो, पैदा तुमने किया है, पति पढ़ाएगा? पति के घर बेचारी इसी उम्मीद से गई कि हाथ वाथ जोड़ लेंगे और हमें आगे पढ़ने का मौका दे देगा। तो सास आके बैठ गई, बोली ना बेटी, हमारे घर में छोरियां जो है वो बाहर नहीं निकलती, हमारे यहां लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। ले हो गया काम खत्म। पहले बाप ने साथ नहीं दिया, पति साथ नहीं दे रहा है, पूरी जिंदगी उसने क्या किया, अपने आप को उन समझौतों के साथ डाल दिया, उन किताबों को कहीं संदूक के नीचे डाल दिया कि कभी आंख के सामने पड़े ही ना, कहीं पता चला इन जले हुए सपनों की जो गंध है वो आंखों में बड़ी चुभेगी। तो ये जले हुए सपने जो है ना, उसको वो दफना देती है बड़ी सहूलियत से। फिर किसी दिन वो पुराना संदूक खोलते हुए, वो बच्चों के जो है वो नैपकिन को निकालते हुए कभी वो आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं आ पाते, वो अंदर ही अंदर चले जाते हैं। औरतों के साथ बड़ी अजीब विडंबना है, बड़ी अजीब ताकत दे रखी है। हमारे तुम्हारे आंसू निकलते हैं तो बाहर आते हैं, इन्हें तो अपने आंसू भी जब्त करना आता है कि वो अंदर ही चले जाते हैं, घुटन सारी अंदर चली जाती है, और इनकी घुटन सपनों की घुटन होती है। ये हमारे तुम्हारी तरह सपने देखे लेकिन वो अंदर ही घुट जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है हमारे जीवन में। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना क्यों है, तुम्हें ऑफिसर बनना क्यों है? तुम अच्छी वाली कॉर्पोरेट नौकरी करो, बढ़िया मस्त पैकेज उठाओ, 5 दिन जॉब करो, 2 दिन मेट्रो में घूमो, मॉल्स में घूमो, क्रेडिट कार्ड वाली लाइफ लो, चिल करो दोस्तों के साथ यार, चिल करो दोस्तों के साथ, क्या तुम्हें मना है? लेकिन नहीं, तुमने क्या चुना है? तुमने चुना है सिविल सेवा। क्यों चुना? परिवर्तन की तुम्हारे अंदर एक कहीं ना कहीं चिंगारी है। तो जो परिवर्तन की बात आ रही है, परिवर्तन किसे कहते हैं? मैं यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता हूं, कई बार मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। मैं इसमें बदलाव चाहता हूं। तो जो बदलाव चाहते हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक, मैं बदलाव को स्वीकार कर, मैं जो है यथास्थिति को स्वीकार कर लेता हूं, मैं बदलाव चाहता हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों के दर्द को मैं समझ पाता हूं, तो अगर मैं समझ पाता हूं तो मैं उसमें बदलाव करूंगा। पर सवाल यह है कि वो बदलाव मेरी समझ में कितना आ रहा है, और जब मैं बदलाव करने जाऊंगा जो संघर्ष होगा, मैं उस संघर्ष को डील कर पाऊंगा या नहीं डील कर पाऊंगा? जब मेरा विरोध होगा तो मैं उसको डील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और जो इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लेता है इस सर्विस में मस्त रहता है। अदरवाइज आईएएस बनने के बाद भी एक दिन वो कई बार सर्विस रिवॉल्वर से, कई बार फंदे पे, और कई बार नहीं भी जी भी रहा है तो बीपी की गोलियां खा के, क्योंकि वहां उसके सामने यही प्रश्न आता है, आए तो तुम परिवर्तन करने थे, और समाज के जब दबाव पड़ रहे हैं तो तुम झेल नहीं पा रहे हो। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, वो मुद्दों को समझने की कोशिश करो, और मुद्दों को समझने के लिए आंख और दिमाग दोनों खोलना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमने आंख खोल के सिलेबस पढ़ लिया, हम आईएएस बन गए, अब सारा मटीरियल हमारे अंदर ना, वो कह रहा दिमाग भी खोलो और उसके लिए सिचुएशन में डालो। मुद्दे समझने के लिए सबसे पहले क्या, सिचुएशन में डाल दो खुद को। देखो तुम्हारे आसपास उसी रंगमंच पे बात हो रही है, उसी स्टेज पे सारा खेल हो रहा है, सारे एक्टर्स तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, अब इसके साथ अपनी बात करो। तो जब ये विजन तुम्हारे पास होगा तो इस तैयारी में आने वाली जितनी मुश्किलें हैं वो सब तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। क्योंकि जब हम किसी ध्येय के लिए काम करते हैं, जब हम किसी मकसद के लिए काम करते हैं, तो हमारी मुश्किलें छोटी हो जाती। आज तुम्हारे सामने मुश्किल हो गया है, सुबह उठा नहीं जाता, मन भटकता है, दोस्त डिस्टर्ब करते हैं, फोन की लत लगी हुई है, सर ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता। क्या कह रहे हो तुमने कभी सोचा कि तुम ये क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है, तुम शायद स्वयं के लिए करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब स्वयं के लिए करने की कोशिश करोगे तो स्वयं के लिए आराम भी करोगे, स्वयं के लिए मस्ती भी करोगे, स्वयं के लिए वेब सीरीज भी देखोगे, स्वयं के लिए चैट भी करोगे, क्या फर्क पड़ता है? पर सवाल तो कुछ और है, सवाल है दूसरों के लिए करने का, सवाल है मकसद के लिए करने का। तो जब कोई मकसद तुम्हें ड्रैग करता है, जब तुम्हें कोई पर्पस ड्रैग करता है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजें छोटी हो जाती, क्योंकि मकसद आहुति मांगता है। एक सैनिक को पता होता है सामने गोलियां आ रही, प्राण भी जा सकते हैं, उसका परिवार, उसका बच्चा, पिक्चरों में देखा ना, वो पर्स निकालकर अपनी बीवी की फोटो देखते हुए गाने गाता है, उसको भी उतना ही दर्द है, उसको भी उतना ही बिछड़ने का दुख है, लेकिन उस समय सिर्फ पर्पस सामने होता है।
उस समय सिर्फ महत्व होता है देश की रक्षा करना, अपने साथियों की रक्षा करना। उस समय खुद के जो प्राण है वो भी छोटे पड़ जाए, मतलब कुछ नहीं इसका महत्व रह जाता। तो तुम्हारे पास भी एक पर्पस होना चाहिए, और ये जो सोशल इश्यूज है वो तुम्हें वो पर्पस की तरफ ड्राइव करता है, अगर सही तरीके से इसको समझा जाए और समझाया जाए। फिर उस समय तुम्हें लगेगा कि मेरे अपने जीवन में जो ये छोटी छोटी कठिनाइयां हैं, सुबह उठ नहीं पाता हूं, देर तक पढ़ नहीं पाता हूं, ये सब छोटा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा विजन जो है वो बड़े काम के लिए समर्पित हो जाएगा। तुम्हें इन कहानियों में जो भी तुम्हारा कैरेक्टर, उसमें तुम परिवर्तन करने के लिए आ जाओगे, और जब तुम्हारी इन कहानियों में तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाता है तो ही सारी चीजें शुरू होती हैं, तो ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो यहां पर अपने पर्पस को बड़ा करो और मुद्दों को समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ओटीपी पे जाके इसको आज आंसर देने की कोशिश करना, जो भी तुम्हें समझ में आता है। इसमें सिंपली आप क्लिक करोगे, आप हाथ से भी लिख के अपलोड करोगे तो वो हम तक आ जाएगा। करोगे? एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्रिटिकली सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, सभी के सभी जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है, असाइनमेंट दिया मैंने। समालोचनात्मक परीक्षण करें, क्या बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण? आपको पता है सबसे ज्यादा आबादी वाले हम हो गए, और बहुत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी हमारे पास गरीबों की रह रही है। क्रिटिकली एग्जामिन वेदर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पुअर्टी, यानी आबादी बढ़ रही है इसलिए गरीबी बढ़ रही है, या गरीबी के कारण आबादी बढ़ रही है। वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट है कि गरीब आदमी है, शिक्षा मिल नहीं पाएगी, स्वास्थ्य मिल नहीं पाएगा, कुछ बच्चे जिंदा रहेंगे, कुछ मर जाएंगे, तो ढेर सारे बच्चे पैदा कर लो। कोई 4,000 पे काम कर रहा है, कोई 5,000 पे काम कर रहा है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, तुम्हारे समाज में है, तुम्हारे आसपास है। वो ढाबे पे छोटू देखा होगा तुमने, वो किसी के घर पे काम करती हुई लड़की तुमने देखी होगी, देखा जरूर होगा। गरीबों के घर में पॉपुलेशन भी तुमने देखा होगा, ठीक है, हर चीज तुमने देखी होगी। भारत की गरीबी के बारे में तुम्हें जानने के लिए ऑक्सफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस किसी सड़क पे निकल जाने की जरूरत है। सड़क पे सोते हुए लोग तुमने देखे होंगे, इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपने समाज को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। बोलो, करोगे क्वेश्चन? करो, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आओ। कहां जाना है? सोशल इश्यूज वाले असाइनमेंट में जाना है, और यहीं शुरू करते ही समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। खाली तुम सोशल इश्यूज समझ गए ना, आईएएस बनने की जो आग तुम्हारे अंदर पैदा होगी सिविल सर्विसेज की, वो तुम्हें थमने नहीं देगी। दिक्कत यह है कि जोश पैदा होता है दूध के उबाल की तरह। आज जोश चढ़ा, कल ठंडा। आज हमने टाइम टेबल बनाया, कल ऐसी जो उसका ऐसी तैसी कर दी तुमने। नहीं, यहां जोश पैदा होना चाहिए, ऐसा जो सस्टेन करे, और तभी होगा जब तुम्हें कोई खींच रहा हो। और खींचता कौन है? तुम्हारा मकसद तुम्हें खींचता है। तो अब मुझे बताओ, समालोचनात्मक परीक्षण करें, क्या बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? चलो देखते हैं कितने लोग सोच के जवाब दे सकते हैं। कितने लोगों के अंदर आईएएस मटेरियल है यहां पर? बोले अरे सर अभी हम पढ़े नहीं। अरे तुमने भारत की गरीबी नहीं देखी, तुमने जनसंख्या नहीं देखी, तुमने कभी रेलवे के डब्बे में सफर नहीं किया, टॉयलेट के पास भी लोग बैठे होते हैं, टेढ़े टेढ़े टंगे होते हैं, तुमने बसों में, सरकारी बसों में कभी सफर नहीं किया। कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम? तुमने जनसंख्या नहीं देखी, हर जगह भीड़, मतलब यहां टॉयलेट के लिए भी लाइन लगी होती है, और तो छोड़ दो, लाइन लगाना हमारी जो है नियति बन चुका है, और तुमने गरीबी नहीं देखी, तो कैसे लोग हो तुम? तो जरा तुम इसके बारे में सोच के देखो। अगर यहां से शुरुआत कर ली ना, सिलेबस पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा। सिलेबस पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा, तुम्हें समझ में आएगा यूपीएससी ने इसको सोशल इशू क्यों कहा, मुद्दा क्यों कहा समाज का। और यहीं से फिर तुम सारे सब्जेक्ट में एंटर कर पाओगे, क्योंकि यही तुम्हारा परीक्षण है, यही तुम्हारी प्रयोगशाला है। यहीं पे कई लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं। यही वो जगह है जहां तुम्हें परिवर्तन करना है, यही वो जगह है जहां पूरे जीवन भर एक चक्की के बीच में तुम्हें अपना अस्तित्व बचाना है। तुम्हारी नीतियां, तुम्हारी एथिक्स और समाज के दबाव, परिवार के दबाव के बीच में तुम्हें अपना अस्तित्व बना के रखना है। और यही इसीलिए इस एग्जाम की खास बात होती है, वो तुम्हें इतना ज्यादा रगड़ देता है, उसको मजबूत इरादे वाले लोग चाहिए, कभी ना हार मानने वाले लोग चाहिए। इसीलिए घुसा घुसा के बोले अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दो। दुनिया गाली दे रही, लेकिन अटेम्प्ट दो यार। आईएएस बनना है तो बनना, आ गए तो जाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, कोई बात नहीं है। 1 अटेम्प्ट फेल, 2 अटेम्प्ट फेल, 3 अटेम्प्ट देंगे, चाहे जो कर दे हम यार, क्योंकि वो यही देखते हैं। परिवर्तन इतना आसान नहीं है समाज में, परिवर्तन इतना आसान नहीं है समाज में। तुम गए भैया बच्चियों की शादी नहीं होगी, बच्ची कल से पढ़ने जाएगी, और पूरा देश हाँ साहब आप ही का वेट कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो जो लोग यहां बात कर रहे हैं वो लोग यहां बात करें। क्या करना होगा? इस पे क्लिक करोगे, क्लिक किए, देखो आ गया क्वेश्चन। देखो इन बच्चों ने क्या किया है, आंसर दिया। देखो कितने बढ़िया है, ये हमारे LWMI सिस्टम चलता है।
देखो इस बच्ची ने दिया है, सनी सिंह ने आंसर दिया है, मोहम्मद मुस्तफा ने आंसर दिया है, राहुल परिहरवान ने आंसर दिया है, अनन्या यादव ने आंसर दिया है, अमरनाथ ने बहुत 2 लाइनें लिखी हैं, ज्ञान दिया है उन्होंने, सुरभि दुबे ने आंसर लिखा, देखो कितना बढ़िया तरीके से आंसर लिखा है, जाके आंसर भी मिला सकते हो। श्रुति सोनी ने आंसर लिखा है, आप चाहे तो आंसर लिखकर उसको फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो आप भी क्यों पीछे हैं, जरा दिखाइए, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिख के बताइए और समझिए कि मैं अपने समाज को समझता कितना हूं। नहीं तो सिलेबस कहां समझ में आएगा, कहां तुम्हें संस्कृताइजेशन समझ में आएगा, कहां तुम्हें जातियों का टकराव, भाषा का टकराव, कहां तुम्हारी समझ में आएगा, ये मुद्दा चल क्या रहा है, कहां तुम सच बोल पाओगे और कहां तुम समाज का दबाव झेल पाओगे। बड़ी दूर की बात है, रटोगे रटाओगे, कुछ दिन बाद थक कर इस गेम से बाहर हो जाओगे। क्या हारने के लिए आए हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता, क्या तुम यहां हारने के लिए आए हो, तो सीधी सीधी लाइन पर चलो, और अगर जीतने के लिए आए हो तो रणभूमि में अपने घोड़े को ट्रेन करना सीख लो। क्लियर है। तो आज सोचना किस बात का, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस सभी के मोबाइल में होना चाहिए, और जाओ टेस्ट दो। और भी बड़ी मजेदार चीजें हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, और वो क्या है, जितने लोग आत्मनिर्भर, एनसीईआरटी तुम्हें पता है कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 499 रुपए के, इसी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे लॉन्च कर रहे हैं, और 2000 क्वेश्चन यानी 20 सेट मात्र 499 रुपए में। सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमने इसको ओपन किया है। जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएं, कॉल कर लें, हाँ भैया हमें मेरा एडमिशन करा दो, असिस्टेंस कर लो ओटीपी पे। पूरी एनसीईआरटी के बेस निचोड़ 2000 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऐप पे जाइए, टेस्ट दीजिए, और बिना टेस्ट दिए कहीं कुछ नहीं होने वाला। और आप जानते हैं हम प्रहार लॉन्च कर रहे हैं। प्रहार क्या है, जो इस बार प्री दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 99 रुपए ईच का टेस्ट था, हमने उसका पैकेज बना दिया और सस्ता कर दिया। 99 रुपए से भी कम, 699 रुपए में तुम्हें सारे टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट, रीजनिंग, मैथ, यानी दोनों पेपर के, पेपर 1 और पेपर 2, 699 रुपए में पूरा पैकेज। काफी बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, बोले 99 रुपए सर क्या बार बार पेमेंट करें, ठीक है हमें और सस्ता करके दे दो, यानी लगभग 80 रुपए का एक टेस्ट पड़ रहा है, और जाकर ये दे दो। लगभग 4000 एमसीक्यू मिलेंगे, और साथ साथ टीचर का असिस्टेंस मिलेगा। टीचर बताएगा गलती कहां हो रही है और कैसे इसको सुधारना है। दिया गया नंबर, उस पर कॉल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। तो प्रहार पे करना है प्रहार, ठीक है। तो दीज आर द बैचेस। अभी लोग जीएस में नहीं जुड़े, जीएस में जुड़े, और जीएस फाउंडेशन बैच 5999 हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बैचेस के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों। एडवांस एनसीईआरटी 2 मार्च से शुरू हो रहा है 3999 में। तो चलिए, यहां मत लिखिए जैसे अंजलि ने लिखा है गरीबी और बढ़ती जनसंख्या में संबंध है। अरे आइए अंजलि जी, यहां लिखिए। कहां लिखिए, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे इन लोगों की तरह लिखिए, और इनका आंसर उठाइए और चेक करिए। देखिए सनी ने कैसा आंसर लिखा है, देखिए आपके सामने। तो ये सनी सिंह बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं। इन्होंने किस तरह से पॉइंट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया। पुअर्टी और पॉपुलेशन में उन्होंने लिंक किया है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रखा। देखिए यहां पे उन्होंने निगेटिव पॉइंट रखा, यहां पे उन्होंने इस तरह से, आप देखिए, लिखिए और मिलाइए, समझे, लिखिए और मिलाइए, ये है आंसर। तो ये सारी सुविधा कहां है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, निशुल्क है, कोई पेमेंट इसमें नहीं करनी है इसमें। तो आज इसके साथ जुड़ना, और आप कहेंगे तो इन क्वेश्चंस पे बाकायदा डिटेल क्लास शुरू करा देंगे। कराएं तो इसके बाद ऐप तो होना चाहिए तुम्हारे पास। क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लेनी है, फोटो खींचिए, अपलोड करिए, टीचर चेक करेगा उसको, एक डिटेल आंसर शुरू हो जाएगा। सुविधा बनी हुई है, शाबाश। राहुल ने लिखा सर मैंने भी आंसर लिखा, वंडरफुल बेटा। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बकुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ, जिसको जीतना है वो प्रयास करेगा। यहां बैठ के कहानी सुनानी है, देख रहा है ना विनोद, यूपीएससी बहुत कठिन है, तो करते रहो, कोई टेंशन नहीं। विनोदवा कहां देखने को उसको फुर्सत है, विनोद तो आईएएस बन के कहीं और निकल जाएगा, और तुम जो है अगले आदमी पकड़ लेना है। देख रहा है ना विनोद, ऐसे करते रहना, लिखना पड़ेगा तब आएगा। ये अभ्यास का गेम है। क्लियर है, शुरू हो जाइए। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तुरंत आप उठिए और फोन करिए कि सर हमें बताइए कहां क्वेश्चन करना है, कैसे टेस्ट लेना है। एक ही नंबर दे रहा हूं आराम से, 8750711100, ये लिख दिए हैं। कॉल कर लेना, कोई भी समस्या आ रही है, टेक्निकल टीम पूरी आपकी मदद करने जा रही है कि हाँ भैया कोई भी समस्या आ रही है, इस पे हम
बात करते हैं। 8750711100। पक्का? तो चलो पहले आज ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। और कल क्या करना है? आईएएस ऑफिसर के साथ जुड़ना है सुबह 11:30 बजे ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। पूछिए सर आपने ट्रेनिंग कैसे की, आपने कैसे वो दबाव झेला, हमें भी बताइए, हमारे पास भी प्रेशर है, हम भी जो है अच्छा करना चाहते हैं। सो लेट्स डू इट। और फाउंडेशन बैच में एडमिशन चालू है, उसके साथ जुड़ जाइए। 11 तारीख को 300 बच्चों के लिए ओपनिंग होगी, आप लोग उसके साथ भी जुड़ सकते हैं।